हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्लियर हो गया होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर लगती है एक फोर्स। फर्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये। इसमें मैं आपको कंप्लीट इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा उसको अपने आप ही आपको डील करना पड़ेगा। फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसकी एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ये जो कंप्लीट पैरा आपके पास है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि ये टॉपिक शुरुआत कैसे हुई होगी। तो जैसे आपको पता है एचसी और स्टेड ने हमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट फोर्स ऑन ए कंपास नीडल। लाइक वो क्या होता है, कंपास नीडल एक बिहेव एज ए मैग्नेट। तो ओरेस्टेड ने हमें समझाया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कंपास नीडल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। कंपास नीडल दैट इज ए मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह होती है। तो इसका कन्वर्स यानी कि इसका रिवर्स भी या इसका अपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। तो ये बात हमें किसने सजेस्ट की? ये बात हमें सजेस्ट की है एंड्रयू एम्पियर ने। एंड्रयू एम्पियर ने हमें सजेस्ट किया है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। इसका रिवर्स क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाती है, और वही हमारा ये टॉपिक बनता है। तो इसका पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं। एज डिस्कस अर्लियर, Oersted discovered that a current carrying conductor exerts a force on a compass needle that is a magnet. Andrew Ampere suggested that the reverse should also be true, that is, a magnet must also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true। यानी कि ये जो एंड्रयू ने हमें जो बात की थी, एंड्रयू एम्पियर ने जो हमें बात कही थी, ये इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो आगे आएगा। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो फोर्स किस वजह से होती है। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन, जो फोर्स एक्सर्ट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो दो इंट्रैक्शन की वजह से होती है। फर्स्ट इंट्रैक्शन यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। और दूसरा क्या आपके पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, जब दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसी इंटरेक्शन की वजह से क्या बनती है, फोर्स बनती है। तो फर्स्ट ये कंप्लीट पैरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आपके पास है सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइनें। डेफिनेशन आपके पास क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक है। उसके बाद एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज करो और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये जब आपस में पैरेलल होंगी तब कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी, नो फोर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैरा इंट्रोडक्शन पार्ट। पूछ ले आपसे किसी भी तरह से तो आप उससे बता सकते हो, नहीं भी पूछते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन आपके पास सिर्फ ये है। अब बारी आती है इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड गेट ए फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स आती है। तो एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमारे पास इसके लिए है। एक्सपेरिमेंट का नाम है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो वायर है वो किक करती है। किस तरह से किक करती है वो आपको इस पूरे पार्ट में पता लगेगा। फर्स्ट इसके लिए आपके पास क्या है, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। एक बारी में नहीं बनेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपसे डायग्राम बन जाएगा। और इस डायग्राम के अंदर आपने हर पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखकर उसका बनाना है। अगर आपने एक भी पार्ट को चेंज कर दिया तो सारा का सारा डायग्राम जो है वो आपका चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और स्क्रीनशॉट लेके इसके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बड़े इंपॉर्टेंट वे में बनाना है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, बैटरी कनेक्शन। बैटरी कनेक्शन में देखो यहाँ पर क्या लिया हुआ मैंने, लेफ्ट साइड नेगेटिव टर्मिनल लिया हुआ है, राइट साइड पॉजिटिव टर्मिनल लिया हुआ है। अगर आपने इसे रिवर्स कर दिया, सपोज करो आपने लेफ्ट साइड पॉजिटिव ले लिया और राइट साइड आपने नेगेटिव लिया, तो इस पूरे डायग्राम की जो वर्किंग पार्ट है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये डायग्राम है तो ये थ्योरी चलेगी, यानी जो आगे थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी चलेगी। ठीक है, डायग्राम में आपने सपोज करो चेंज कर दिया, थ्योरी में चेंज नहीं किया, तो सारा का सारा आपको वहाँ पर गलत फील होगा। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपके पास क्या है, स्ट्रेट वायर विद कनेक्शन एट इट्स अपर एंड हैंग्स बिटवीन द पोल ऑफ ए यू शेप मैग्नेट। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है और इस वायर का एक पार्ट हैंग कर रहा है, लटक रहा है। ठीक है, बिटवीन ए यू शेप मैग्नेट एंड इट्स लोअर एंड, जो लोअर एंड है, डिप इन ए स्मॉल पूल ऑफ मर्करी इन ए डिप्रेशन कट इन ए पीस ऑफ वुड। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला पार्ट है ये एक वुडी पार्ट है। इस वुडी पार्ट के अंदर हमने छोटा सा डिप्रेशन पार्ट बनाया है और उस डिप्रेशन पार्ट में हमने क्या किया है, मरकरी को फिल किया। तो एक तरह से क्या बन गया, मरकरी का पूल बन गया। चाहे स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल में पानी होता है, वैसे यहाँ पर क्या छोटा सा एक मरकरी का पूल बन गया। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड सो दैट द करंट कैन बी एडजस्टेड टू द मिनिमम वैल्यू। आपको यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया जिससे आप करंट को अरेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए रियोस्टैट। ये रहा आपके पास रियोस्टैट, रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ए लार्ज करंट रिजल्ट इन द हीटिंग ऑफ वायर। अब इस रियोस्टैट की यहाँ पे वर्किंग पार्ट क्या आ गया आपके पास कि ये इसलिए है ताकि आप मिनिमम करंट को प्रोवाइड कर सके। अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम, या सपोज करो अप्रिशिएबल अमाउंट उसकी है, तो इस वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी समझाई जा रही है। एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपने उसे उस तरह से डील करना है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट आपको पता लग गया, ये डायग्राम पार्ट आपको पता लग गया। अब हमने क्या करना है, इस डायग्राम के अंदर एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है और डिस्कस करते हुए इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है एक तरह से वर्किंग पार्ट। ठीक है, तो वर्किंग पार्ट में आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये है, व्हेन द की इज क्लोज्ड। जब की आपके पास क्या है, क्लोज कंडीशन में, व्हेन द की इज क्लोज। ठीक है, क्लोज का क्या मतलब होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ऑन कंडीशन एक तरह से। ये बात आपने हमेशा हमेशा याद रखनी है। व्हेन द की इज क्लोज द करंट फ्लोज डाउनवर्ड एंड हैंगिंग वायर स्विंग फॉरवर्ड बाय डॉटेड लाइन। इस लाइन को समझो सबसे पहले। देखो यहाँ पर इस पहले क्या, इस लाइन आपको क्लियर होगी है। इसके भी आपने नोट्स बनाने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको समझना है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या है, व्हेन द की इज क्लोज द करंट फ्लोज डाउनवर्ड। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, एंड द हैंगिंग वायर स्विंग फॉरवर्ड शोन बाय डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर देखो इस पहले के अंदर, ये इस डायग्राम के अंदर देखो, जैसे ही आप करंट को पास करोगे, ठीक है, करंट पास होगा, कहाँ से पास होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब बात ये आती है, जो हैंगिंग पार्ट है, ये वाला जो हैंगिंग वायर का पार्ट है, ये वाला, इसके ऊपर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है या नहीं आ रही, आपको ये समझना है सिर्फ। तो आ रही है, कैसे आ रही है, यहाँ से करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट किया अपवर्ड राइट, और यहाँ से इस स्क्रू से करंट आपका डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, तो जो मेन पार्ट था इसके अंदर, करंट जो फ्लोज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस पार्ट के लिए, हैंगिंग पार्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो वायर है, ये वाली वायर, ये वायर आपकी स्विंग कर जाएगी, और उस स्विंग कंडीशन में इसको कैसे दिखाना है, डॉटेड फॉर्म में दिखाना है, ये डॉटेड फॉर्म में। सो इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम में आपको समझना ये है कि ये डॉटेड लाइन नहीं होगी जब आपका जो सर्किट है वो ओपन होगा। जैसे ही क्लोज होगा तो ये वायर, जैसे मान लो ये आपकी सॉलिड वायर है, ये सॉलिड वायर अपने आप इस तरह से स्विंग करती है फॉरवर्ड, क्लियर हो रही बात है। तो यानी कि अब यहाँ पर ये वायर नहीं होगी, तो हम इसके लिए दो डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही डायग्राम में सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं।
ठीक है, तो मेन बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये समझ में आ गया, जैसे ही आप की को ऑन करते हो, क्लोज करते हो, करंट आपका डाउनवर्ड फ्लो करता है और जो आपकी स्विंग जो कंडक्टर है वो स्विंग करती है फॉरवर्ड, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। दिस कोज, अब इससे क्या होगा, जैसे ही ये वायर आपकी इस तरह से स्विंग करेगी तो देखो यहाँ पर इसका ये वाला एंड, जो एंड पहले मरकरी पूल के अंदर था वो एंड अब आपका कहाँ पर आ गया, बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, दिस कॉजेज द वायर टू लीव कॉन्टैक्ट विद द मरकरी एंड ब्रेक द सर्किट। तो जैसे ही वायर आपकी बाहर आएगी, जो मरकरी से कनेक्शन है वो लीव कर जाएगा, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, और सर्किट भी आपका कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और जो आपको ध्यान में आनी चाहिए, मरकरी का हमने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मरकरी क्या है, मेटल है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने अंदर से होने देती है, तो इसीलिए मरकरी को यूज़ किया है। कोई और लिक्विड हमने क्यों नहीं यूज़ किया, तो ये इसका पॉइंट है। तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जैसे सर्किट ब्रेक होगा तो वायर अपने फिर से उसी पॉइंट पर आ जाएगी, इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगी। तो व्हेन द वायर फॉल्स, when the wire falls back to its original position it remake contact with the mercury and action is repeated। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा और वायर आपकी दोबारा से मरकरी पूल के अंदर जाएगी तो दोबारा से कनेक्शन बन जाएगा, और ये जो प्रोसेस है, किकिंग प्रोसेस है, वो आपका दोबारा से रिपीट करेगा, इसीलिए इसे बोला गया है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की। ऑन रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शन द करंट इन द वायर फ्लोज अपवर्ड एंड द वायर स्विंग्स आउट ऑफ द मरकरी, स्विंग्स बैकवर्ड आउट ऑफ द मरकरी। अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज करो गलती से या फिर आपने अपने हिसाब से लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिया और राइट साइड में नेगेटिव लिया, तो अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ से मरकरी पोल से होते हुए अपवर्ड हो जाएगी। अगर आपने राइट साइड में पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड, और जो मोशन है वायर का वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। बस ये बात आपको समझनी है, क्लियर होगी बात है। तो इस पॉइंट, इस डायग्राम के अंदर आप दो ही केस कर सकते हो। अगर ये वाला केस करते हो तो फॉरवर्ड है, अगर मान लो आप इसको रिवर्स कर देते हो, बैटरी कनेक्शन रिवर्स कर देते हो तो बैकवर्ड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इज ऑल्सो रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। The direction of magnetic field can be reversed by turning the magnet over, that is by interchanging the position of north and south pole। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम अगर इस पोल की पोजीशन को रिवर्स कर देते हैं तब भी डायरेक्शन ऑफ जो किकिंग है, यानी कि जो मोशन है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ ले लिया, ठीक है। तो इन केस द वायर इज प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। अगर आप वायर को मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल कर देते हो तो उस केस में कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी, ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी स्टडी कर लिया था। तो अब बात ये आती है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन को याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या मिला है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर सेटअप ये रहता है कंप्लीट तो फॉरवर्ड किकिंग होगी, मोशन जो है फॉरवर्ड लग रहा है, और अगर ये बैटरी कनेक्शन आपने रिवर्स कर दिया तो तो जो मोशन होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका बैकवर्ड चला जाएगा। और इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब बारी ये आती है कि जो कंप्लीट एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें कैसे याद करें। तो उसके लिए बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही ऑब्जर्वेशन के बाद फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने अपना एक रूल दिया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे बताता है आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो ये आपके पास है कंप्लीट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हो। तो इसमें क्या बताया गया है, स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। फर्स्ट फिंगर मीन्स फोर फिंगर, जैसे हमारा ये हाथ है, ये थंब हो गया आपका, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेंटर फिंगर, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर, फोर फिंगर भी इसे बोल देते हैं, और ये फिर आपकी क्या बन जाएगी, मिडिल फिंगर। क्लियर है। तो इसने फर्स्ट पार्ट में ये कहा है कि हमें अपने लेफ्ट हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगानी है तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करना पड़ता है। फ्लेमिंग राइट हैंड भी है, वो जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो इस केस में क्या है कि स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ऑफ योर लेफ्ट हैंड।
सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने कैसे करना है, अपने लेफ्ट हैंड को लेना है, लेफ्ट हैंड को लेने के बाद आपने फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये इसी कंडीशन में होता है, ध्यान से देखो, इससे समझने की कोशिश करो। इसी कंडीशन के अंदर ये तीनों पार्ट जो हैं, तीनों चीज़ें जो है हमारी, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जैसे मान लो इनको देखोगे, सपोज करो आप इन दोनों को देख रहे हो, तो ये हो गया ना 90 डिग्री एंगल बन गया प्रॉपर। तो इस तरह से, तो अब क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि फर्स्ट फिंगर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द फर्स्ट फिंगर और यू कैन से फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर फिंगर और यू कैन से मिडल फिंगर इन पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। यानी कि वो हमें क्या बताता है, वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने इसको अप्लाई कर रखा है। इस पॉइंट पर हम अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आप इस पॉइंट पर इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को रखोगे। अब हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड करनी है। मीन्स हमारा जो ये वाला पार्ट है, हमारी जो मिडिल फिंगर है, उसे हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा। हमने इसे डाउनवर्ड कर दिया लाइक दिस, हो गया। अब ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है, नॉर्थ से साउथ पोल। तो ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारे क्लियर बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। तो जो पॉइंट्स, जो अब थंब है वो क्या बताएगा, वो थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ रही है आपकी, अपवर्ड, आउटवर्ड आ रही है इस पेज से। अब ये आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशन है और जो काम हमारा चल रहा है वो 3D में चल रहा है। तो ये आपके पास है दोनों पार्ट प्लेन के अंदर, ठीक है। तो जो फोर्स है वो आपकी बाहर की तरफ आ रही है, जैसे थंब आपको दिख रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से ये जो पार्ट है आपके पास, यानी कि जो वायर थी वो आपकी क्या आई है, फॉरवर्ड आई है, डॉटेड लाइन में बाहर की तरफ आई है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। इस बार एग्जाम्स के अंदर इस सिर्फ और सिर्फ इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो वेटेज है वो 1.5 रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने याद रखना है, समझना है। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को पढ़ लिया है। अब बारी आती है, और किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल गेट ए फोर्स। तो अब बात ये आती है कि अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी तो मैं कह रहा सुबह आ जाओ। तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कई बार आपसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपने डायग्राम बनाना है और ये वाली थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले पर आ जाओ। या फिर वहाँ पर जैसे भी वो आपसे पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। कई बार वो कहता है कि ड्रॉ द डायग्राम एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आपने सिर्फ डायग्राम बना के मैग्नीट्यूड पे आना है। और अगर वो 2 नंबर में आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है तो सीधा आप ये वाला पार्ट बता सकते हो। तो इट हैज़, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, इट हैज़ एक्सपेरिमेंटली बीन फाउंडेड दैट the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब बारी आती है मेन पार्ट, क्या है, फोर्स। तो जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो फोर्स है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंडक्टर के, करंट के। अब यहाँ पर आप इसके साइड बाय साइड लिख सकते हो, इफ़ करंट इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, if current increases force increases। सेकेंड पॉइंट ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें आप लिख सकते हो इफ लेंथ इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, इफ लेंथ डिक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। सिमिलरली यहाँ पर भी इफ करंट डिक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस। थर्ड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो लिख सकते हो इफ़ बी इंक्रीजेज एफ इंक्रीजेज, इफ़ बी डिक्रीजेज एफ डिक्रीजेज। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी, ठीक है। इसको नॉर्मल वे में याद रखने के लिए हम बिल भी लिख लेते हैं, बी आई एल, किसी भी चीज़ का जो बिल होता है। तो f इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन को हटाने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू में हम क्या लगाते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट लगाते हैं,
ठीक है, जिसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और नॉर्मली इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। पुट के इज इक्वल टू 1, तो आपका एफ का फॉर्मूला बन गया ILB। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से क्या हुआ, B इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई L इंटू आई। तो F के लिए आपके पास यूनिट है, ऐसा यूनिट है न्यूटन, L के लिए मीटर और I के लिए एम्पियर। तो ये आपके पास क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, और इसे हम कंबाइन करके बोलते हैं टेस्ला, 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्लियर है। अब डिफाइन 1 टेस्ला, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लें तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर experiences a force of 1 Newton when placed perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, magnetic field is said to be 1 Tesla if a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere experiences a force of 1 Newton when placed in the direction of magnetic field। क्लियर है। तो ये बन गई आपके पास 1 टेस्ला की डेफिनेशन। अब जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे स्टडी किया था F इज इक्वल टू BIL या फिर I इंटू L इंटू बी, इसकी एक और नोटेशन देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया F इज इक्वल टू I इंटू L इंटू बी। अब यहाँ पर अगर हम I की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर से अगर पुट कर दें Q/T, ठीक है, Q/T मैंने पुट कर दिया, तो F इज इक्वल टू Q/T इंटू L इंटू बी, और L इंटू L डिवाइड बाई T। L रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, T रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला एक ये भी बन जाता है Q इंटू V इंटू बी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू बी भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था, आपने सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपके पास आ जाता है डायरेक्ट ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये इसका थोड़ा सा डेफिनेशन, SI यूनिट की डेफिनेशन, और इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर, DC मोटर को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसी तरह से आपने इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर ये DC मोटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में कई बार ये सीधा आपके पास डायरेक्ट 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स में क्या क्या आएगा आपसे पूछ सकते हैं, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, वर्किंग पार्ट, और एक छोटा सा पार्ट और आगे आएगा वो। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन आपके पास है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट या फिर फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सीधा प्रिंसिपल। इस पार्ट को आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, AC मोटर, DC मोटर। हमें यहाँ पर सिर्फ DC मोटर के बारे में डिस्कस करना है। जो प्रिंसिपल वाइज जो DC मोटर है वो बहुत डिफरेंट है AC मोटर से, और जिसकी इंपॉर्टेंस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज लाइक फैन, एयर कंडीशनर्स, कूलर, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सर्स, ब्लेंडर वर्क ऑन AC हाउस होल्ड पावर सप्लाई एंड एज सच हैव AC मोटर इंस्टॉल्ड इन डैम, क्योंकि उनके अंदर AC मोटर होती है। ठीक है, ये सिर्फ इसके यूज़ के पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि AC मोटर कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। हमें पढ़ना किसके बारे में, DC मोटर के बारे में पढ़ना है। तो DC मोटर का प्रिंसिपल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या पार्ट आपके पास, क्या है प्रिंसिपल। व्हेन ए कॉइल कैरिंग कंडक्टर इज ए प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क द कॉइल बिगिंस टू रोटेट। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की जाती है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल वही है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और उसी फोर्स की वजह से
जो भी वो काम करना चाहती है, जो अप्लायंस काम करना चाहता है, मशीन काम करना चाहती है, वो काम वो करती है। डेफिनेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछे तो आपने 100% ये बताना है। डेफिनेशन अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपने ऊपर वाली डेफिनेशन आपने देनी है। फिर बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की, कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट है और कैसे कैसे उसको बनाया जाता है। तो ये आपके पास है एक इलेक्ट्रिक मोटर का एक ब्रीफ डायग्राम जो हमारे ज़रूरी है हमारे पार्ट के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं वही हम कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर होती है आपके पास एक कॉयल। जैसे मान लो इस डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें आर्मेचर कहाँ पर है, तो ये आपके पास जो कॉयल बनी हुई है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर लेफ़्ट, फिर ऊपर, फिर राइट, इस तरह से, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ABCD आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर, द आर्मेचर ABCD कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये वायर क्या है आपके पास, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं आर्मेचर ABCD, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी कॉपर वायर्स को हमने, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ, वाउंड किया हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या है, अब इस डायग्राम के अंदर बात करें फील्ड मैग्नेट क्या है, तो ये दोनों पार्ट, ये दोनों मिलकर आपका बनाते हैं फील्ड मैग्नेट। नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फील्ड मैग्नेट B इज सप्लाइड बाय ए परमानेंट मैग्नेट। नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस आर्मेचर को हमें क्या करना है, इस आर्मेचर को हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ये रहा वो मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम जिस भी पार्ट की बात कर रहे हैं वो सारे पार्ट आपने एग्जाम में ज़रूर बनाने हैं। अगर आपने गलती करी तो आपका सारा डायग्राम वाला पार्ट गलत हो जाएगा। फिर आती है बात आपके पास स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर की। अब डायग्राम के अंदर स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर कहाँ पर है, तो ये पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये और ये पार्ट जो है, इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ हाफ में है। एक कैन को जैसे दो हिस्सों में काट दो तो ये बनता है ना, उसी तरह से इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। तो ये रहे आपके पास स्प्लिट रिंग। These are two halves of same metallic ring. The end of armature coil are connected to these halves, which also rotate with the armature. तो जो आर्मेचर आपके पास, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ABCD, ये हमारे पास आर्मेचर है। इसके ये दो एंड हैं और ये दोनों एंड किससे जुड़ते हैं, ये दोनों एंड जुड़ते हैं आपके रिंग्स के साथ, ठीक है। और जब आपका आर्मेचर रोटेट करता है तो ये रिंग्स भी आपके रोटेट करते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है ब्रशेस की। ब्रशेस और यू कैन से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, दोनों ही नाम इसके चलते हैं। जिस भी नाम से आपको आ जाए तो आपने वहाँ पे बताना है। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और ब्रश क्या होता है, देखो यहाँ पर ये रहे आपके पास ब्रशेस B1 B2, R1 रिंग के साथ B1 और R2 रिंग के साथ B2, ठीक है। दीज आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रोड्स B1 एंड B2 विच आर सो फिक्स दैट दे कॉन्स्टेंटली टच द रिवॉल्विंग रिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये ब्रशेज हैं जो कॉन्स्टेंटली रिंग्स के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है कि रिंग्स रोटेट करते हैं, ब्रशेज आपके रोटेट नहीं करते। जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, तो ये सपोज करो रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरे हाथ हैं, जो फिंगर्स हैं, ये ब्रश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर फिनोमिना क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग क्या है कि जो रिंग है ना, ये आपका रोटेट कर सकता है। जैसे मान लो ये है ना, पेन रोटेट कर रहा है इस समय, तो ये फिंगर्स के साथ कांस्टेंट टच में भी है, और ये इतना इसके साथ टच में मतलब स्ट्रांगली टच नहीं है कि ये इसको मूव ही ना कर सके। ये इसके साथ कांटेक्ट में भी है, और इसे स्लाइडिंग कांटेक्ट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्लाइड कर सकता है, रोटेट कर सकता है। जैसे पेन रोटेट कर रहे हैं ना फिंगर के साथ, इस तरह से। फिर आती है बैटरी की कनेक्शन। द बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू सेल्स एंड इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रशेस। बैटरी हमारे पास, देखो यहाँ पर ये बैटरी है और हमने वायर के थ्रू इसको ब्रश के थ्रू जोड़ दी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि पहले आर्मेचर होता है, फिर रिंग होता है, रिंग के साथ ब्रश जुड़ा हुआ है, ब्रश के साथ वायर जुड़ी हुई है, और उन्हीं वायर के साथ क्या जुड़ी हुई है, आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास ये टोटल 5 पार्ट हैं। कई बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन 5 पार्ट में से कोई एक या 2 पार्ट देके 2 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। अब बारी आती है इसकी सीधा वर्किंग की। तो आपने ये डायग्राम बनाना है, ये इसके 2 डायग्राम क्यों बने हुए हैं, अब आपको ये समझना है कि ये फर्स्ट ए वाला पार्ट फर्स्ट हाफ वर्किंग का है, और जो बी वाला पार्ट है वो सेकेंड हाफ वर्किंग का है। तो फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो।
इसमें जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है डायग्राम। डायग्राम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, और कोई भी चीज़ आपने चेंज नहीं करनी है, जैसा बना हुआ है बिल्कुल वैसा ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप डायग्राम में चेंज करोगे तो आपको वर्किंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, बच्चे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, डायग्राम में अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं, वर्किंग में चेंज नहीं करते, जिसके अंदर सारे का सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो अगर डायग्राम ये है तो ये वाली वर्किंग है, अगर आपने डायग्राम को चेंज किया तो वर्किंग भी आपकी चेंज हो जाएगी। और मैक्सिमम टाइम जो डायग्राम में चेंज होता है वो क्या होता है, बैटरी कनेक्शन की वजह से होता है। बनानी है इस तरह से, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, लेकिन सपोज करो बच्चे ने इस तरह से बना दिया, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो वहाँ पर ये वर्किंग कम्प्लीटली फेल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये डायग्राम है तो वर्किंग ये वाली चलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद पहले डायग्राम बनाना है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करना। इवन आपने लेबलिंग का भी चेंज नहीं करना, अगर आप लेबलिंग भी चेंज करोगे तब भी आपके यहाँ पर वर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम डीसी मोटर की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट द बैटरी सेंड्स ए करंट, क्योंकि सबसे पहला पार्ट यहाँ पर क्या आता है, जहाँ पर भी बैटरी होती है वहाँ पे सबसे पहला रोल बैटरी ही प्ले करती है। तो बैटरी क्या करेगी, करंट को पास करेगी। करंट को कैसे पास करेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और कैसे, यहाँ से राइट साइड से करंट गया, ये वाला एरो आपको समझ में आ गया। फिर ये करंट ऊपर जाएगा, आपको ये वाला एरो समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आएगा, ये वाला एरो आपको समझ में आ गया, क्लियर होगी बात ये। फिर इस तरह से यहाँ पर, और ये इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब करंट वाले पार्ट क्लियर होने के बाद आपको ये वाला पार्ट समझना है कि यहाँ पर इनवर्ड क्यों आया, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट समझना है कि यहाँ पर इनवर्ड क्यों आया, और इसका अपोजिट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आउटवर्ड क्यों आया। तो देखते हैं। लेट अस सपोज दैट बैटरी सेंड्स करंट टू द आर्मेचर इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फिगर के अंदर जो आपका लेवल है वो कुछ चेंज कर सकते हो, 4.12 नहीं करो तो बस इन फिगर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। इन फिगर ए लिख लेते हैं, चलो 4.12 हटा देते हैं। तो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि इससे मोटर रूल भी बोलते हैं यहाँ के लिए। तो अब आपने क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करने पर आपको ये इनवर्ड वर्ड क्यों आया ये समझ में आ जाएगा। अब कैसे समझना है इसको ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होता है, मैंने लेफ्ट हैंड लेना है, थंब फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अरेंज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो ये पॉइंट बनता है, यानी कि इनका जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी तीनों का, ठीक है। क्योंकि अब ये थंब कहाँ पर होना चाहिए आपको ये समझना है, ये थंब ना यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हो नहीं सकता, इसको कैसे लेके आएंगे। तो इसी तरह को समझना है कि ये इस तरह से सपोज करो आपकी तरफ आ रही है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है और ये थंब जा रहा है अपवर्ड। तो ये थंब कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, इस पॉइंट पर होना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर समझो इसको एज्यूम यहाँ पे करो। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है वो समझने की बात है। कैसे अप्लाई करोगे, इसको आपने यहाँ पे अरेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, चली गई अपवर्ड, क्लियर होगी बात ये। नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, ये। तो ये कहाँ जा रही है आपकी, लेफ्ट टू राइट जा रही है, कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। करंट की डायरेक्शन आपको क्लियर है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब बारी आती है मोशन, फोर्स कहाँ पे लगेगी। तो फोर्स आपकी कहाँ पे लग रही है, देखो ध्यान से, थंब के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ लग रही है ना। तो पीछे की तरफ लग रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इनवर्ड बोला है। यानी कि जो BC वाला पार्ट है, जो BC वाला पार्ट है वो क्या जाएगा, इनवर्ड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अब इसको समझने के लिए छोटा सा पार्ट समझने की कोशिश करो। जैसे एक पेज है, ये आपके पास एक पेज है, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया। अब ये आपका आर्मेचर वाला पॉइंट है। आर्मेचर वाला पॉइंट मीन्स आप सिर्फ इस पार्ट को देखो, सिर्फ लाइन वाले पार्ट को देखो। अब लाइन वाले पार्ट में इनवर्ड का मतलब क्या है, इस पूरे आर्मेचर के अकॉर्डिंग इनवर्ड का मतलब क्या है, इस तरह से। समझ में आ रही है आपको, देखो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पेज आपके पास है, ये 3D डायमेंशन के अंदर होना चाहिए। 3D डायमेंशन के अंदर करना समझाना इतना आसान नहीं होता, तो आप समझने की कोशिश करो। ये आपके पास आर्मेचर है इस तरह से, या ऐसे समझने की कोशिश करो। ये आपके पास आर्मेचर है, करंट की डायरेक्शन जा रही थी अपवर्ड जा रही थी ना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। अब बात आती है, जब मैंने अपना ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई किया, तो करंट की डायरेक्शन का फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनवर्ड जा रही है। यानी कि जो BC वाला पार्ट है
वो आपका जाएगा इनवर्ड इस तरह से, और जैसे ही इस वायर, इस पूरे कॉइल का BC वाला पार्ट इनवर्ड जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो AD वाला पार्ट है वो क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। समझ में क्या बात है? यानी कि जो वायर, ये जो वायर है, ये जो आर्मेचर है, ये कंप्लीट इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ पे डायग्राम को समझने की कोशिश करो। आपने जितना मैं आपको समझा सकता था आपको समझा दिया। अब इसे बार बार देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने से क्या होगा। जो AD है, AD ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट आपका बाहर आएगा, आउटवर्ड आएगा, और जो BC वाला पार्ट है वो इनवर्ड जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। वी फाइंड दैट आर्म AD experiences a force which is acting outward, बाहर की तरफ, and perpendicular to it, and the arm BC experiences a force which is acting inward. जो AC है, जो BC है वो इनवर्ड, और जो AD है वो आउटवर्ड आपके पास आ जाएगी। These two perpendicular forces form a couple whose moment यानी कि टॉर्क मेक द आर्मेचर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसीलिए जो आपका ये पूरा कंप्लीट आर्मेचर है वो कैसे रोटेट करेगा, ये आपका कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। और जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट करेगा तो आपको समझना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो ये BC वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और AD वाला जो पार्ट है वो आपका BC की जगह आ जाएगा। तो इसी वजह से ये जो डायग्राम है ये आपका इस डायग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले आपको ये डायग्राम बनाना है A वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप B डायग्राम बनाओगे B वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ध्यान से देखना। अब इस डायग्राम से जब हम इस डायग्राम में जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो, ये जो आपके पास फील्ड मैग्नेट है ये तो स्टेशनरी है, ये फिक्स है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर होगी बात आपको? दूसरी बात, जो ये वायर का कनेक्शन है ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो ब्रशेज़ हैं वो भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो भी आपके फिक्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर B1 B2 B1 B2 लेफ्ट साइड राइट साइड, ये देखना है। B1 कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है, B2 कहाँ पर है, राइट साइड है। उसी तरह से यहाँ पर B1 लेफ्ट साइड में, B2 राइट साइड में, ये सब फिक्स है। जो चीज़ फिक्स नहीं है वो समझ लो, वो है आपका आर्मेचर और आपके रिंग्स। यहाँ पर जब आप देख रहे हो AD और ये BC, और यहाँ पे रिंग है R1, यहाँ पे रिंग है R2, तो ये यहाँ पर आकर चेंज हो जाएंगे R2 R1, इंटरचेंज हो गया ना आपस में। देखो यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 आ गया, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1 आ गया। और आपकी आर्मेचर की साइड, यहाँ पर AD है लेफ्ट साइड, यहाँ पर अब इस डायग्राम में राइट साइड में चली जाएगी AD, और यहाँ पर BC है राइट साइड में, यहाँ पर BC आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब दोबारा से क्या होगा, दोबारा से करंट फ्लो करेगा। करंट तो आपका रुक नहीं रही है। आफ्टर द आर्मेचर हैज़ कंप्लीटेड हाफ ए रिवोल्यूशन, दैट इज हैज़ टर्न थ्रू 180 डिग्री। जैसे ही आपका आर्मेचर 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है, जैसे मान लो पहले आर्मेचर ऐसे था, अब आर्मेचर आपका ऐसे हो गया, 180 से रोटेट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म AD एंड BC इज रिवर्स। ये पॉइंट समझो ध्यान से। इस पॉइंट में क्या बता रहा है, जैसे BC में करंट क्या था आपका, आउटवर्ड था, अपवर्ड था। अब यहाँ पर क्या होगा, BC में डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, रिवर्स हो गई ना डायरेक्शन। नाउ आर्म BC एक्सपीरियंसेस एंड आउटवर्ड। अच्छा, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट की बात देख लेते हैं। यहाँ पर BC में था अपवर्ड और यहाँ पर हो गया डाउनवर्ड, यहाँ पर AD में था डाउनवर्ड और यहाँ पर हो गया अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो इसी वजह से अब जो होगा वो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर देखो BC, यहाँ पर BC क्या था, इनवर्ड था। अब यहाँ पर जो BC है वो आउटवर्ड हो जाएगा, और उसका अपोजिट यहाँ पर AD आउटवर्ड था। अब यहाँ पर आने के बाद AD आपका इनवर्ड चला जाएगा। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर दोबारा से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी सारी कंप्लीट। तो इस तरह से ये कंप्लीट चलता रहता है जब तक करंट आपका नहीं रुक रहा है। जब तक आप करंट को नहीं रोक रहे हो, इस तरह से कंप्लीट चलता रहेगा और आपकी वर्किंग होती रहेगी, यानी कि जो मोटर है उसकी वर्किंग चलती रहेगी। द आर्मेचर दस कंटिन्यू टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इन द सेम दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक DC मोटर का वर्किंग वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पार्ट में आपके पास तीन पार्ट क्लियर हो गए हैं, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। और इस पेज के अंदर जो आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया, अगर नहीं लिया तो आप दोबारा ले सकते हो। तो इसके अंदर आपका पार्ट क्लियर हो गया वर्किंग वाला और आपके दो डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
और इसके अंदर जो एरोज होते हैं, एरोज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इनवर्ड और आउटवर्ड वाले वर्ड्स हैं, ये आपने ज़रूर लिखने हैं। मीन्स आपने इन आज के लेक्चर के लिए कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें अपना थोड़ा सा वो लोग करो कि भाई मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने आपको कराया रखा है बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना कि हाफ लेक्चर किसी और टीचर का पढ़ लिया और हाफ लेक्चर किसी और टीचर का पढ़ लिया। इस चैप्टर के अंदर या इन टॉपिक्स में बच्चे ऐसा भी करते हैं। मान लो सपोज करो डायग्राम मेरे वाला मुश्किल लग रहा है, किसी और टीचर ने जो पढ़ा रखा है वो आसान लग रहा है, तो हो सकता है वो डायग्राम वहाँ से देख लें, ठीक है। वर्किंग हो सकता है यहाँ से देख लें, तो ऐसे नहीं करना है, अपने गड़बड़ हो जाएगी सारी। अब बारी आती है जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, क्योंकि मोटर के अंदर स्पीड ऑफ रोटेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी उतनी ज़्यादा स्पीड से हमारी मोटर काम करने वाली है। तो अब बात ये आती है कि हम स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसके आपके पास में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द आर्मेचर। अगर हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगी। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास फोर्स इंक्रीज़ होगी। अगर हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे तब भी आपके पास फोर्स इंक्रीज़ होगी। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे तब भी आपके पास स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी, वो इंक्रीज़ करने वाली है। यानी कि स्पीड ऑफ रोटेशन जो आपके पास है मोटर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, नंबर ऑफ टर्न्स के, एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कई बार आ जाता है 2 नंबर में, हर एक पॉइंट का हाफ ऑफ मार्क्स बन जाएगा कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने होंगे, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिर बारी आती है यूजेज ऑफ डीसी मोटर। तो जैसे हमने एसी मोटर के तो यूजेस पढ़ लिए थे, यहाँ पर हम डीसी मोटर के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दे दिया डीसी मोटर के यूजेस, जैसे कि दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, एग्जॉस्ट, सीलिंग फैन, टेबल फैन, इस तरह से, ठीक है। दीज आर यूज फॉर पंपिंग वाटर। बिग डीसी मोटर्स आर यूज्ड इन रनिंग ट्रैम कार्स। और स्मॉल डीसी मोटर्स आर यूज्ड इन वेरियस टॉय। छोटे छोटे जो डीसी मोटर्स हैं वो आपके खिलौनों में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।